ठीक है। तो ये सेकंड जो हमारा पेपर है उसके लिए जो फर्स्ट पेपर मतलब जो फर्स्ट जो उसमें क्वेश्चन होता है जिसमें 4-4 नंबर के 4 सवाल होते हैं, तो उससे संबंधित मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको दे रहा हूँ और कुछ और दूंगा, मैं 5-6 और दूंगा, लेकिन इसको मैं दे रहा हूँ थोड़े से, तो आप उसको पढ़ना। काफ़ी इसमें से आप पढ़ भी चुके हो। तो देखते हैं पहला क्या है। प्रश्नावली के उद्देश्य, ये 4 नंबर में पूछता है और 16 नंबर में भी पूछता है, तो मैंने 16 नंबर के लिए आपको पढ़ा चुका हूँ मैं क्या होती है प्रश्नावली। याद आ रही है आपको क्वेश्चनियर क्या होता है। प्रश्नावली और प्रश्न बैंक दो अलग अलग चीज़ें हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, कन्फ्यूज नहीं होना दोनों में। तो प्रश्नावली के क्या उद्देश्य होते हैं, तो हमने देखा था कि क्या क्या उद्देश्य है, किस प्रकार ये प्रश्नावली बनाई जाती है, छात्रों के मूल्यांकन के लिए होती है। सेमेस्टर प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली का कुछ भी पूछ ले, सेमेस्टर प्रणाली क्या है, सेमेस्टर प्रणाली के उद्देश्य क्या है, तो सारे मैं पढ़ा चुका हूँ कि पूरा जो सत्र होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है 6-6 महीने के आधार पर। तो ये 4 नंबर में पूछता है और 16 नंबर में पूछता है, तो दोनों के लिए भी हो चुका है। साक्षात्कार के उद्देश्य, जो इंटरव्यू होता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, तो मैंने आपको इंटरव्यू बताया था जब मैं मूल्यांकन के टूल बता रहा था, वहाँ पे बताए थे, बिल्कुल बताए थे। तो अभी इसके उद्देश्य अभी थोड़ा पीछे देख लेंगे, ये अभी मैं आपको पढ़ाऊँगा, उद्देश्य पढ़ाऊँगा इसके थोड़े से। प्रश्न बैंक से संबंधित कोई सवाल आए तो आप उसको कर सकते हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ 16 नंबर के लिए भी, और साथ ही साथ अगर 4 नंबर में पूछता है तो वो भी आप कर लेंगे। मांग पर परीक्षा, एग्ज़ाम ऑन डिमांड, इसको मैं अभी जस्ट पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, इसको भी थोड़ा पढ़ाऊँगा, इसको भी पढ़ाऊँगा। मूल्यांकन की व्यापक प्रकृति, तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या होती है, तो ये भी मैं आपको पूरा मूल्यांकन ही पढ़ा चुका हूँ, पूरा का पूरा लेक्चर मूल्यांकन पर ही था। रेटिंग मापनी, रेटिंग स्केल क्या होता है, तो याद आ रही है आपको, रेटिंग मापनी होती थी जिसमें बच्चे को ट्रू फॉल के आधार पर वो करना होता था। जो इवैल्यूएशन के टूल थे उसी का टूल का ही था रेटिंग मापनी या निर्धारण मापनी, ऐसे कुछ नाम था, और अंग्रेजी में रेटिंग टूल, रेटिंग स्केल कहते हैं। मैंने बोला था कि ध्यान रखना शब्द का, ये भी पढ़ा चुका हूँ। अगला परीक्षा में लचीलापन, परीक्षा में लचीलापन ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है, चलो मैं इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है, अभी पढ़ाया नहीं है लचीलापन। फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्ज़ाम, हाँ ये पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊँगा इसको भी, ठीक है, ये पढ़ाना है, और ये मैं आपको पढ़ाऊँगा, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्ज़ाम। अगला खुली किताब प्रणाली, ये मैंने पढ़ा दी है। ओपन बुक एग्जामिनेशन, मैंने समझाया था कि किताब लेकर ही चले जाओ पेपर देने के लिए। परीक्षा में आईसीटी का उपयोग, ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ कि क्या उपयोग होता है, जो सूचना और संप्रेषण तकनीक एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। और मूल्यांकन का अर्थ और आवश्यकता, तो भाई मूल्यांकन में पढ़ा चुका हूँ पूरा का पूरा, और अर्थ क्या है, परिभाषा, सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, प्रकार भी। और आकलन की अवधारणा की, आकलन असेसमेंट क्या होता है, तो मूल्यांकन की तरह असेसमेंट था, बस मूल्यांकन बड़ी चीज़ है, असेसमेंट छोटी चीज़ है, तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। तो इन 3-4 जो पॉइंट है उसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर, आप देखते हैं। पहला देखते हैं, वो है साक्षात्कार तथा उसके उद्देश्य। इस अभी जो मैंने बताया ना आपको, इसमें से 2-4 ऐसे पॉइंट जो मैंने पढ़ाए नहीं है, तो साक्षात्कार और उसके उद्देश्य देखते हैं, 1-2 और भी देखेंगे। तो पहला देखते हैं साक्षात्कार और उसके उद्देश्य। तो सबसे पहले साक्षात्कार को समझते हैं। देखो साक्षात्कार जब मान लें 4 नंबर में आए तो पूरा परिभाषा लिखनी है, लेकिन यही साक्षात्कार जब आपको मूल्यांकन के टूल के बारे में वहाँ पर लिखना था तो खाली ये वाली परिभाषा लिखनी थी कि जब 2 व्यक्ति आमने सामने बैठकर इस प्रकार किसी विशेष उद्देश्य के लिए बातचीत करते हैं उसको साक्षात्कार कहते हैं। लेकिन कभी बड़ा मतलब पूरा सवाल आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 16 नंबर में आ जाए कभी, तो थोड़ा बहुत लिखना है, और 4 नंबर में आए तो पूरे लिख देनी है। तो क्या है साक्षात्कार। साक्षात्कार शब्द जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा, साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी भाषा में इंटरव्यू होता है ना, तो उसका हिंदी रूपांतरण है साक्षात्कार शब्द, जहाँ इंटरव्यू 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का मतलब होता है आंतरिक, मिलकर बना है, जहाँ इंटर का अर्थ होता है आंतरिक, जैसे कहते हैं ना इंटर, अपने अंदर झांको, अपने इंटर में देखो, तो आंतरिक। और व्यू का अर्थ होता है अवलोकन करना या किसी चीज़ को देखना, अर्थात साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ होता है आंतरिक अवलोकन, यानी अपने अंदर देखना, अपने अंदर का मूल्यांकन करना। तो आई समझ शाब्दिक अर्थ क्या है। साक्षात्कार शब्द अंग्रेजी भाषा के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है, ट्रांसलेशन है, जहाँ इंटरव्यू 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंटर प्लस व्यू। इंटर का अर्थ जहाँ पर होता है आंतरिक, और व्यू का अर्थ होता है देखना, किसी का अवलोकन करना। कई बार नहीं कहते क्या अच्छा व्यू है, कहते हैं ना कितनी अच्छा व्यू आ रहा है, तो व्यू का मतलब क्या है, देख रहे हो किसी चीज़ को, आप आकलन कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो। अर्थात साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ है आंतरिक अवलोकन करना, अपने अंदर की चीज़ों को देखना। दूसरे शब्दों में कहे तो साक्षात्कार 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को ही साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं। तो ये मैंने पहले भी परिभाषा आपको दिखाई थी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में बैठते हैं और किसी विषय पर उद्देश्य पर बातचीत करते हैं उसे हम साक्षात्कार करते हैं। मान लिया मैं और आप ही हैं, साक्षात इंटरव्यू ले रहा हूँ मैं आपका,
तो सामने आप बैठे, इधर मैं बैठे, तो विशेष उद्देश्य के इंटरव्यू लेना है भाई, हमें कंपनी में ज़रूरत है, इसलिए दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो साक्षात्कार ही है। ठीक है, तो दो परिभाषा है, एक शाब्दिक अर्थ के रूप में देख ली है और एक सामान्य अर्थ के रूप में देख ली है। सामान्य जब पढ़ाया जाता है या फिर पेपरों में लिखते हैं तो इसी प्रकार लिखना होता है, एक तो उसका शाब्दिक अर्थ बताना होता है और दूसरा अन्य प्रकार से बताना होता है, और मैंने हर जगह आपको इसी प्रकार बताया है। शाब्दिक अर्थ भी बताता हूँ और अन्य अर्थ भी बताता हूँ। जैसे मैंने आपको दर्शन पढ़ाए थे, दर्शन मान लीजिए जैसे आदर्शवाद, तो आदर्शवाद का शाब्दिक अर्थ भी बताया था, आदर्शवाद क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है, और फिर अन्य रूप में बताया था। हर चीज़ का मैं दोनों तरीके से बताता हूँ चीज़ों को। ठीक है, अगर 16 नंबर का आते दोनों लिख देनी है, 4 नंबर में आए तो जो भी याद आ जाए वो लिख देनी है, दोनों भी लिख दे तो अच्छी बात है, नाम को पता लगे कि हाँ अच्छा है, बच्चा जानता है चीज़ों को। साक्षात्कार के उद्देश्य क्या दिखते हैं कि क्यों लेते हैं हम साक्षात्कार को। तो पहला है सूचना का एकत्रीकरण। साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले से सूचनाएं प्राप्त करता है, जैसे नाम पता आदि पूछता है। तो साक्षात्कार क्या उद्देश्य है, तो पहला है भाई सूचनाओं का हम एकत्रीकरण करते हैं, सूचनाएं ग्रहण करते हैं, किससे, जो साक्षात्कार लेने वाला है, जैसे मैं लेने वाला हूँ और आप साक्षात्कार देने वाले हो, तो मैं आपसे सूचनाएं लूँगा कि बताओ भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या है, तो साक्षात्कार है। तो सूचना लेने वाला, जो सूचना देने वाला है वो सूचना लेने वाला उससे सूचना लेता है। इन दोनों शब्दों में कन्फ्यूज नहीं होना। ठीक है, साक्षात्कार लेने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है और साक्षात्कार देने वाला दे रहा है, तो लेने वाला सूचना देने वाली सूचना लेगा, पहला है। दूसरा, व्यक्ति की रुचि आदि का पता लगाना। तो साक्षात्कार माध्यम यानी इंटरव्यू के माध्यम से क्या करते हैं, साक्षात्कार में साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले की रुचि, पसंद नापसंद आदि का पता लगाता है। ठीक है, तो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू देने वाले की भाई तुम्हारी रुचि क्या है, पसंद क्या है, नापसंद आदि का पता लगाता है। पहले में तो उसने थोड़ी सूचनाएं प्राप्त की कि भाई तुम्हारा नाम पता आदि क्या है, फिर उसकी पसंद नापसंद का पता लगाता है, भाई क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या खेल खेलते हो, क्या रुचि, आपकी हॉबीज आदि पूछता है। ठीक है, तो दूसरा भी इसका उद्देश्य था। तीसरा उद्देश्य होता है व्यक्तिगत जीवन से संबंधित सूचनाएं। इसके माध्यम से साक्षात्कार देने वाले के जीवन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जाती है। तो उसके जीवन से संबंधित सूचनाएं कि तुमने कहाँ काम किया है, कितने साल का तुम्हें अनुभव है, क्या पढ़ाते हो, मतलब ये तो इंटरव्यू के लिए है, लेकिन आपने पेपर के लिए इंटरव्यू लेना है बच्चे का, तो उसमें क्या करोगे कि बताओ इससे पहले किस स्कूल में पढ़े थे आप, वहाँ आपके कितने मार्क्स आए थे, क्यों छोड़ दिया वहाँ से आपने, तो अन्य सूचनाएं ले रहा है। पहले में तो उसकी सूचना ली, भाई नाम क्या है, कहाँ रहते हो। दूसरे में क्या था दूसरा, थोड़ा भूल गया, ये रुचि आदि का पता लगे, बच्चे बताओ तुम्हारी रुचि क्या है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है। अब तीसरा अन्य सूचनाएं भी प्राप्त कर रहा है कि किस स्कूल में पढ़ते थे, कितनी उम्र है, क्यों छोड़ दिया वहाँ से, तो इस अन्य सूचनाएं ले ली। अगला है ज्ञान की जांच करना। तो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से जो साक्षात्कार लेने वाला साक्षात्कार देने वाले से प्रश्न आदि पूछता है, जिससे उसके ज्ञान की जाँच होती है। तो फिर ज्ञान की जाँच भी करता है, बच्चे बताओ अम्ब्रेल की स्पेलिंग क्या होती है, बताओ 2 का पढ़ा सुना दो, तो ज्ञान की जांच करता है। हमारे टाइम पे भी तो ये हुआ करता था, जब हम 5वीं क्लास से 6वीं क्लास में गया था, मैं भी गया था कुलांटेश्वर स्कूल से बड़ी 6वीं क्लास में पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी एक प्रकार की इंटरव्यू लिया गया था। तो हमारा तो चौपड़ था, कुछ नहीं आता था, तो उसने ये 2 का पहाड़ा पूछा, शायद वो तो रटा रोटा आ भी गया होगा। अम्ब्रेला की स्पेलिंग पूछती, ज़्यादातर यही पूछी जाती है कि बताओ एप्पल की स्पेलिंग क्या है, अम्ब्रेल की स्पेलिंग क्या है, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या है, ऐसे ही पूछते हैं। तो ये इंटरव्यू तो था हमारा भी, हालांकि कुछ नहीं आया था बहरहाल। तो वही सूचनाएं या ज्ञान की जांच करना होता बच्चे की। अगला है नैतिक मूल्यों की जांच। साक्षात्कार के द्वारा ही साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति में नैतिक मूल्य जैसे ईमानदारी, सच्चाई आदि का पता भी लगाया जाता है। यानी जो इंटरव्यू देने वाला है उसके बारे में पता लगाते भाई ईमानदार है, अच्छा है, क्या है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा भाई, अच्छा वो चाहिए एम्प्लॉय हमको, ऐसा नहीं कि वहाँ पर आके बिल्कुल भ्रष्टाचार मचा दे, कंपनी को बिल्कुल गर्त में डाल दे। या फिर बच्चे में भी है कि हम देखते हैं कि बच्चा अच्छा है, क्या है, बुरी संगत वाला तो नहीं है, या तो यहाँ पर आकर पूरी क्लास को ख़त्म कर देगा ये तो नैतिक मूल्यों की जांच भी करते हैं। ऐसा सवाल पूछते हैं ताकि बच्चा सोच समझ के उत्तर दे। कुछ ऐसा उटपटांग टाइप का सवाल पूछ देते हैं जो को ईमानदारी पर परीक्षा ली जा सके, ईमानदार है नहीं है। कुछ ऐसा दे दिया बच्चे को, जाओ बच्चों वहाँ पर देखना, उस पुस्तक को लेके आओ, और मान लो टीचर ने उसके अंदर पहले 100 रुपये रखे हो, तो जो बेईमान बच्चा होगा 100 रुपये जेब में डाल देगा, ईमानदार होगा उसी किताब को लेके आगे, देखो गुरुजी इसमें 100 रुपये पड़े हैं, तो उसका नैतिक मूल्य देखना चाहता है। कई बार ऐसा होता है, कई जगह जो ऐसा इस प्रकार का जो नैतिक मूल्य होते हैं ना, इसका आकलन जब आप कहीं बड़े स्तर पर जैसे वकील आदि के वहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो वहाँ करते हैं ज़्यादातर इनको। मतलब क्या करता है जो वकील आदमी होता है कि देखता है कि जो मेरे यहाँ पर आया है वो क्या करेगा, कुछ किताब के भीतर रुपए रख देगा, ठीक है, ऐसा
और वो फिर जैसे इंटरव्यू देने वाला है तो कहेगा कि अच्छा अच्छा आपने कर दिया, ठीक है। वो यार वो समझ नहीं आ रहा, मुझे सामने वो किताब लेके आना, ये किताब होगी वहाँ लॉ की पड़ी है, उसको लेके आओ जरा। तो बच्चा ढूंढेगा वहाँ जाके, और उसके भीतर उसने जानबूझ के रुपए रखे होते हैं। अगर वो रुपए को साथ में लेकर आया तो इसका मतलब बच्चा ईमानदार है। और कई बार तो कई ऐसे होते हैं, देखते हैं कि जो ये व्यक्ति है वकील है, इसको तो खुद ही नहीं पता किताब कहाँ है, तो उसके भीतर रुपए पड़े इसको खाक पता होगा तो जेब में रख देता है। तो उसको पता लग जाता है कि साला तो बेईमान है, कल को मान लिया मैं इसको रख दूँ तो ये तो चौपट कर देगा मेरा पूरा ही। तो ऐसा करते हैं, उसको नैतिक मूल्य का परीक्षण किया जाता है। अगला, आत्मविश्वास पैदा करना। इससे इंटरव्यू देने वाले में आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। जो इंटरव्यू देता है, सामने गुरुजी उसका इंटरव्यू ले रहा है तो वो सवाल आदि पूछेगा तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ हाँ अच्छा है जो भी है। तो ये इंटरव्यू हमने देखा भाई, इंटरव्यू क्या होता है, साक्षात्कार, और साक्षात्कार के उद्देश्य क्या होते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट मैंने लिख दिए, एक बार याद रखना, इन पॉइंटों को ही देखना, बस अपने भाषा में लिख देना है। तो हमने एक सवाल देख लिया। अब देखते हैं मांग पर परीक्षा, अगला पॉइंट हमारा, ठीक है, एग्जाम ऑन डिमांड। ये मैंने बहुत सारे आपको बताया ना, एक मांग पर परीक्षा बताऊंगा तो उसको देखिए। मांग पर परीक्षा, एग्जाम ऑन डिमांड। एग्जाम ऑन डिमांड का सामान्य सा मतलब होता है कि भाई जब मेरी इच्छा होगी ना तब मैं कहूँगा मेरा एग्ज़ाम ले लो, इसे ही कहते हैं मांग पर परीक्षा। क्या कह रहे हो कि काश हमारे लिए भी ऐसा होता कि अभी जो 13 तारीख से एग्ज़ाम नहीं होते, जब मेरा मन करता तब एग्ज़ाम देता। हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा नहीं हो रहा फिलहाल, अलग बात है। लेकिन मांग पर परीक्षा का मतलब यही है कि जब छात्र की इच्छा हो ना, वो कहेगा भाई मेरा एग्ज़ाम दे दो, मैं एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो गया हूँ। यानी स्कूल कॉलेज के आदेश से, जो स्कूल कॉलेज आदि होते हैं उनके लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं करते हैं कि इतने तारीख से तुम्हारी एग्ज़ाम है, कहते हैं जब तुम्हारी इच्छा हो ना आ जाने एग्ज़ाम देने के लिए। तो इसे एग्ज़ाम के लेते हैं एग्ज़ाम ऑन डिमांड। मेरी डिमांड है तब मैं एग्ज़ाम दूंगा, मांग जब है तब मैं दूंगा एग्ज़ाम। तो मांग पर परीक्षा, तो मुझे समझ आ रहा है कि थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा तो होगा कि भाई होता कैसा होगा भाई, जब मेरी इच्छा है तब है। तो क्या है मांग पर परीक्षा? मांग पर परीक्षा एक ऐसी परीक्षा प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी जब यह महसूस करता है कि वह परीक्षा के लिए तैयार है तो वह परीक्षा केंद्र पर आकर या ऑनलाइन तरीके से परीक्षा दे सकता है। तो मांग पर परीक्षा क्या है कि जब भी छात्र को महसूस हो कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब मैं परीक्षा दे सकता हूँ, तो या तो परीक्षा केंद्र पर जाकर या फिर ऑनलाइन तरीके से वो परीक्षा दे सकता है। अर्थात जब छात्र मांग करे तब वह परीक्षा दे सकता है। इस परीक्षा में परीक्षा की कोई तारीख नहीं होती है, बल्कि छात्र की इच्छा पर निर्भर करता है कि जब अपने आप को तैयार कर ले तो वह पेपर देने जाए और पेपर ले। तो आइए समझ, सिंपल सी बात लिखी है कि भाई जब इच्छा हो उसकी तब जाए वो एग्ज़ाम सेंटर पे, या फिर ऑनलाइन भी इस प्रकार के एग्ज़ाम को देता है। इसको कहते हैं मांग पर परीक्षा। जो मांग पर परीक्षा है, सेमेस्टर प्रणाली है, ये उच्च विश्वविद्यालय स्तर पर होती है। ज़्यादा देर मांग पर परीक्षा ना जो ओपन यूनिवर्सिटी होती ना, जैसे आपने ओपन का जो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो वहाँ तो नहीं होती है, लेकिन कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं ओपन कराते हैं। ओपन कराना समझते हो ना, मतलब आपको फॉर्म भर दिया आपने तो वहाँ पढ़ने नहीं जाना होता, केवल पेपर देने जाना होता है। तो ओपन यूनिवर्सिटी होती हैं तो वो कराती हैं, कई जगहों पर होता है एग्ज़ाम आज हमारे देश में, ठीक है। तो यही है, मतलब मांग पर परीक्षा का ये मतलब नहीं है कि बच्चे ने 4 साल में पेपर दे रहा है, नहीं, साल का तो एक ही साल है कि भाई 1 साल के भीतर तुम्हें पेपर देना है। अब 1 साल में तुम निर्धारित करो कि तुम्हें 6 महीने के भीतर दे दोगे या फिर 10वें महीने में दे दोगे, फिर लास्ट में तो फिर देना ही पड़ेगा। 12 जब खत्म हो जाएगा उस टाइम तो फिर वो एग्जाम आओ भाई दो, लेकिन उससे पहले भी तुम्हारी इच्छा जब है तब दे दो। मतलब साल में तो देना ही है। इसका मांग का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी इच्छा इस बार करी कि नहीं बीएड का अगले साल हो जाता काश, तो भाई नहीं, 1 साल में तो देना ही पड़ेगा एक बार। तो ये हमने देखा कि मांग पर परीक्षा जब बच्चा तैयार हो जाए परीक्षा देने के लिए। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, देखो नेशनल ओपन स्कूल की बात हो रही है, जो ओपन स्कूल होते हैं, ठीक है, जहाँ डेली बेसिस पर बच्चे पढ़ने नहीं जाते उसको कहते हैं। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने माध्यमिक स्तर पर, जो माध्यमिक स्तर होते हैं, सन 2003 तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर सन 2007 में मांग पर परीक्षा की शुरुआत की है। तो सन 2003 से माध्यमिक स्तर पर और सन 2007 से उच्च माध्यमिक स्तर पर इस प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, मांग पर परीक्षा, एग्जाम ऑन डिमांड। तो आइए, बिल्कुल सामान्य से कॉन्सेप्ट है मांग पर परीक्षा, भाई जब मेरी इच्छा होगी तब मैं एग्जाम देने चला जाऊंगा मुंह उठा के। अब इसके क्या लाभ हैं? लाभ भी होंगे, हानियाँ भी होंगी, तो देखते हैं मांग पर परीक्षा की बेनिफिट। पहला, इस परीक्षा में विद्यार्थी तब परीक्षा देता है जो वो परीक्षा के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए तैयारी छात्र पर निर्भर करती है ना कि साल पर। तो जब छात्र परीक्षा के लिए तैयार हो जाए तब वो पेपर देने चला जाता है। जो तैयारी है वो छात्र पर निर्भर करती है ना कि साल पर, कि भाई अगर मेरी तैयारी 6 महीने में हो गई है तो फिर मैं 6 महीने और अपना वेस्ट क्यों करूं, 6 महीने में पेपर दे दूं मैं अपना,
या फिर मेरी तैयारी मान लें 9 महीने में होगी, 9 महीने में पेपर दे दूँ। साल पर निर्भर नहीं है कि पूरा 6 मतलब पूरा साल होगा तो साल के अंत में पेपर होगा, जब मेरी इच्छा हो, जब मैं तैयार हो जाऊँ। तो पहली तो ये है कि भाई बच्चा जब तैयार हो जाए तब दे दो, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे भी तो होंगे जो पहले ही पढ़ देते हैं कई चीज़ों को। तो हम जैसे गरीबी है जो अंतिम समय का वेट करते हैं। तो पहला लाभ। दूसरा, इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली में छात्रों पर परीक्षा का तनाव कम रहता है, बच्चों पर परीक्षा बोझ नहीं बनती, वह जब चाहे पेपर दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाई जो छात्र है उन पर परीक्षा का तनाव नहीं रहता है, बच्चे परीक्षा को बोझ नहीं समझते, वह जब चाहे पेपर दे सकते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि बच्चा जब तैयार हो गया तब पेपर दे दिया, यानी पर्टिकुलर स्टाफ जो स्कूल है वो दबाव नहीं डाला कि आओ आओ, जैसे तुम्हारे ऊपर इस समय कितना प्रेशर आया होगा पेपर का कि हर 13 तारीख से पेपर देने हैं। तो मान ले तुम मांग पर डिमांड पर तुम्हारा एग्जाम होता तो तुम सोचते चलो 1 अगस्त से दूंगी मैं, तो 2-3 महीने और पढ़ लेते। यानी तनाव कम हो जाता है। जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति है, परीक्षा प्रणाली है, उसमें तनाव है, क्योंकि पर्टिकुलर उसमें देना ही है आपको। अब मान लें बीच में 1 दिन का एक गैप मिल रहा है तुम्हें पेपर देने का, तो देना है। मांग पर परीक्षा में तो ये हो सकता है कि आज पेपर दिया फिर 10 दिन बाद अगला पेपर दूंगा। तो आप पर समय निर्भर कर रहा है कितने दिन के अंतराल पर देते हो। यहाँ पर तो पर्टिकुलर दे रहे हैं, तो ये भी अच्छा है, तनाव कम होता है। अगला, इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली में छात्र को असफल होने का भय कम होता है। तो बिल्कुल है भाई, वो जब खुद तैयार हो चुका है पेपर देने के लिए तो फिर असफल होने का भय क्यों है, उसको कोई भय नहीं है, क्योंकि उसने प्रिपरेशन कर दी है। तो असफल होने का भय बहुत कम होता है, यानी फेल होने का डर नहीं रहता। अगला, इस प्रणाली में परीक्षा परिणाम अतिशीघ्र प्राप्त होते हैं। तो बच्चा जब पेपर देता है तो कुछ समय बाद ही रिजल्ट आ जाता है। बाकी जगहों पर तो ये होता है कि भाई 3-4 महीने लग जाते हैं। एग्जाम ऑन डिमांड उसी समय कुछ ही दिनों बाद रिजल्ट आ जाता है इसका, तो ये भी अच्छा है। अगला, सामान्यतः इस प्रणाली में ऑनलाइन परीक्षा होती है, इसलिए छात्रों पर परीक्षा केंद्र तक जाने का बोझ नहीं होता है और समय की भी बचत होती है। तो सामान्य जो ऐसा एग्ज़ाम होता है ना, एग्ज़ाम ऑन डिमांड, ये आपका ऑनलाइन ही होता है, यानी आप घर बैठे ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस प्रकार का पेपर होता है। तो आप कहेंगे फिर और नकल भी होती होगी, तो बिल्कुल नकल होती है, अभी कमी देखेंगे उसकी। तो ये भी देख लिया कि समय की बचत होती है, घर पर ही पेपर दे सकता है। एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि इस प्रकार के एग्जाम जो होते हैं दिव्यांगजन लोगों के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो परीक्षा केंद्र तक नहीं जाना पड़ता उनको, तो ऐसा भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर। अगला, इस प्रकार की परीक्षा से छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है। तो घर पे ही पेपर देगा तो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा ही, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई झिझकिचाहट नहीं, बिल्कुल बंद कमरे में पेपर दे रहा तो वो आत्मविश्वास तो बढ़ेगा उसका। ठीक है, बाहर जाएगा, बड़ा हॉल रहेगा, तो भाई बड़े बड़े हॉल में जाके तो अच्छे खासों के हाथ कांप जाते एग्जाम लिखने के लिए, तो फिर तो घर पे रहेगा तो आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अगला देखते हैं इसकी कमियां क्या हैं, एग्ज़ाम ऑन डिमांड की कमियां। तो पहली देखते हैं इसकी हानि। इस परीक्षा प्रणाली से छात्र परीक्षा के प्रति लापरवाह यानी केयरलेस हो जाता है। वह यही सोचता है कि जब मन करेगा परीक्षा दे दूंगा। तो सबसे बड़ी जो इसकी खामी है वो है लापरवाही। कोई बच्चे में एक प्रकार से परीक्षा के प्रति दृढ़ता नहीं होती कि यार पेपर देना है भाई, जब मेरी इच्छा करेगी तब दे दूंगा। तो ऐसे में करते हैं क्या, बच्चे पूरे साल भर तफरी मारते हैं और जब साल का अंत आता तो फिर कहते हैं हाँ मेरा एग्जाम लो। तो केयरलेस हो जाता है बच्चा। तो पहला पॉइंट है नेगेटिव, यानी उसकी कमी। दूसरा कमी, इस परीक्षा में बच्चा समय का सदुपयोग नहीं करता है, अर्थात पढ़ने पर कम ध्यान देता है, नतीजन पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है। तो बिल्कुल बात सही है कि जो बच्चा है वो समय का सदुपयोग नहीं करता, बस तफरी मार रहा है कि अभी तो बहुत टाइम है, जब इच्छा करेगी तब पेपर दे दूंगा, और पता लग रहा है कि साल का अंत आ गया और उसका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ। तो ये भी कमी है इसकी। अगला, समय और परीक्षा का महत्व कम हो जाता है। बच्चे को ना तो समय की मर्यादा का ख्याल होता है और ना ही परीक्षा के प्रति चिंता, नतीजन असफल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है भाई कि ना तो समय की मर्यादा का ध्यान है, क्योंकि जब मन करे तब दो, और ना ही परीक्षा की चिंता है कि पेपर सर पे है, तो नतीजन असफल होने की संभावना बहुत अधिक है बच्चे की। तो बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट मैंने लिखे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अगला, इस प्रकार की परीक्षा से बच्चों को किताबी ज्ञान तो होता है लेकिन व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। तो किताबी ज्ञान ज़्यादा है भाई, साल भर आपने घर पे किताब पढ़ी फिर पेपर दे दिया, आपने प्रैक्टिकल तो कभी किया ही नहीं, उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कुछ नहीं किया है, तो खुद ही व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता। जैसे आप ही हैं जो आप इस समय तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, बीएड का एग्ज़ाम जो आप दे रहे हैं, तो उससे भी आपको केवल व्यवहारिक ज्ञान थोड़ी होता है, आपको केवल किताबी ज्ञान हो रहा है कि भाई ये है। क्या आपने स्कूल में जाकर बच्चे को पढ़ाया, क्या आपने किस प्रकार असाइनमेंट या जो प्रैक्टिकली किया, नहीं किया। तो आपके एग्जाम को भी आपको व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल किताबी ज्ञान है कि ये है, अच्छा पाठ्यक्रम ये होता है, अच्छा मांग पर परीक्षा ये होती है। क्या आपने उसको पर्टिकुलर ज़मीन पर स्तर पर यूज़ किया है, नहीं किया। तो ये भी खामी उसकी भी और इस परीक्षा की भी। अगला, इस प्रकार की परीक्षा प्रायः ऑनलाइन होती है, छात्र अपने घर पर बैठकर ही पेपर देते हैं, इसलिए नकल करने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये लास्ट पॉइंट है, ये वही कहा मैंने कि घर पर ही ज़्यादातर पेपर होते हैं
तो फिर वो नकल ही करता है, साल भर उसने कुछ पढ़ा नहीं है, अंत में समय में फिर चिंता है फेल ना हो जाऊं, तो फिर वो नकल करता रहता है, फिर बच्चा कुछ क्रिएटिव नहीं कर पाता मतलब इस परीक्षा में। तो मांग पर परीक्षा भी समझ लिया आपने भाई, जब मेरी इच्छा हो तब दूंगा, कई सारे लाभ और कुछ हानियाँ भी देख ली है। अब देखते हैं एक और टॉपिक है परीक्षा में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्ज़ाम। जो अभी हमने मांग पर परीक्षा देखी है या ऑनलाइन परीक्षा है ना, वो परीक्षा में लचीलेपन का ही एक उदाहरण है। मतलब परीक्षा में लचीलापन होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए? तो मांग की परीक्षा ले ली हमने, ऑनलाइन परीक्षा ले ली, ये परीक्षा में लचीलापन को ही दिखाते हैं। लचीलेपन का मतलब होता है कि जो कठोर नियम कानून कायदे होते ना, उनकी बजाय सरल चीज़ों को करना। मतलब वो कठोर नियम की नहीं साल में एक बार ही पेपर लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसकी बजाय जब मेरी इच्छा करे तब मैं पेपर दे दूँ, यानी लचीला बना दिया आपने नियमों को। जब मेरी इच्छा मैं घर बैठ के ही पेपर दूंगा, यानी आपने वो कठोर नियम थे कि नहीं केंद्र में आके ही देना है, साल में एक ही बार देना है, आपने उन चीज़ को सरल बना दिया है। तो उसे कहते हैं परीक्षा में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्ज़ाम की, यानी जब बच्चे की इच्छा हो रही है तो पेपर दे सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इन एग्ज़ाम है। तो एग्जाम में लचीलेपन का उदाहरण है मांग की परीक्षा, ऑनलाइन परीक्षा, यानी कठोर नियम की जगह पर जहाँ सरल नियम होते हैं परीक्षा में, उसे ही कहते हैं परीक्षा में लचीलापन। थोड़ी सी समझ आई कि होता क्या लचीलापन? अब एक बार वीडियो देखो और एक बार याद कर लेना, तो देखना फिर दिमाग में कितना दौड़ता है ये चीज़। भाई समझा मैं इस तरह से रहा हूँ, इतने भी अगर समझ नहीं आएगा तो फिर तो कैसे आएगा। परीक्षा में लचीलेपन का अर्थ है कि परीक्षा में कठोर और जटिल नियमों के स्थान पर सरलता को अपनाया। ठीक है, सरलता को अपनाना, यानी जो परीक्षा में कठोर नियम होते हैं कि नहीं यही करना है, यहीं पर पेपर देना है, इसी दिन देना है, उसकी बजाय सरल नियमों को अपनाना। प्रत्येक छात्र की आयु, क्षमता, योग्यता, रुचि अलग अलग होती है, इसलिए उनका पेपर और मूल्यांकन का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय बोर्ड द्वारा, ये विद्यालय बोर्ड है, विद्यालय बोर्ड द्वारा मांग पर परीक्षा और खुली पुस्तक प्रणाली की शुरुआत की है, जो परीक्षा में लचीलापन को दिखाते हैं। तो जो परीक्षा में लचीलेपन का ये उदाहरण है मांग पर परीक्षा और खुली पुस्तक प्रणाली, क्यों कर रहा है? ताकि जो रुचि, क्षमता, आयु है बच्चे की अलग अलग है, तो इनके अनुसार पर हम भाई खुली पुस्तक प्रणाली, मांग पर परीक्षा को हमने ले लिया है, और ये विद्यालय बोर्ड के द्वारा ऐसा किया गया है। तो आई समझ आपको, ये दोबारा पढ़ लेते हैं। परीक्षा में लचीलेपन का अर्थ है कि परीक्षा में कठोर और जटिल नियमों के स्थान पर सरल नियम को अपनाना। प्रत्येक छात्र की आयु, क्षमता, योग्यता, रुचि अलग अलग होती है, इसलिए उनका पेपर और मूल्यांकन का तरीका भी अलग अलग होना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यालय बोर्ड द्वारा मांग पर परीक्षा और खुली पुस्तक प्रणाली की शुरुआत की गई है, जो परीक्षा में लचीलेपन को दिखाते हैं। तो कभी आ जाए भाई परीक्षा में लचीलेपन का क्या उदाहरण है, तो यही उदाहरण है, जब तुम्हारी इच्छा आए तब पेपर देने चले जाओ, यानी सरल बना दिया। तुम्हारी इच्छा घर से बैठ के पेपर देने की तो घर से दो, यानी चीज़ को सरल बना दिया आपने कठोर नियमों की जगह पर। भारत में विभिन्न ओपन स्कूल समझते हो ना, खुले स्कूल, खुले विद्यालय और विश्वविद्यालयों ने परीक्षा में लचीलेपन की शुरुआत की है तथा ये अपने तरीके से पेपर लेते हैं और अपने अनुसार मूल्यांकन भी करते हैं। इसके मूल्यांकन का तरीका सामान्य विद्यालय और विश्वविद्यालयों से भिन्न होता है। तो आपने थोड़ा और एक्सप्लेन कर दिया कि भारत में बहुत सारे ऐसे खुले विश्वविद्यालय हैं, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी आदि हैं। मैंने कहा ना ओपन यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर आपको ये ऑनलाइन परीक्षा और मांग पर परीक्षा दिखेगी, विद्यालय स्तर पर तो नहीं होती है। तो वही है जो बड़े विश्वविद्यालय स्तर होते हैं ओपन वाले, उन्होंने इस प्रकार की शुरुआत की है। और उनका पेपर बनाने का तरीका भी अलग होता है। पेपर बनाने का तरीका मतलब समझते हो, जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था ना ये वाला मांग पर परीक्षा, जो मांग पर परीक्षा होती है ना, वो प्रत्येक बच्चे के लिए अलग अलग पेपर आता है उसमें। जैसे मैं हूँ तो मान लिया मैंने आज एग्ज़ाम देना है, तो मेरे लिए हिंदी का पेपर आएगा तो अलग बनेगा वो। तुम हो, तुमने कल देना, तुम्हारे लिए अलग होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आज दे रहा हूँ तो मेरे लिए अलग आया और कल तुमने सेम का सेम चीप दिया मेरे से कि हाँ यही आएगा मैं भी वही दूंगा। नहीं, बच्चे के अनुसार आता है पेपर, ठीक है। बच्चे की क्षमता, रुचि, आयु, इसके अनुसार पेपर बनता है। हर बच्चे के लिए अलग अलग पेपर होता है। भाई हो सकता है ना 10 बच्चे हैं तो मान लें कुछ ऐसा भी हो कि एक ने सबसे पहले दे दिया और बाकी 9 ने उसी को चेप दिया नकल करके कि हाँ यही पेपर सेम टू सेम। बिल्कुल नहीं आएगा, अलग अलग पेपर बनते हो। जब तेरी इच्छा तब पेपर दो, लेकिन पेपर अलग होगा। तो यही कह रहा है कि इनका जो अपने पेपर लेने का अलग तरीका होता है और साथ ही साथ मूल्यांकन भी अलग अलग प्रकार से करते रहते हैं। सामान्य विद्यालय विश्वविद्यालय से अलग होता है। सामान्य विद्यालय में तो ये है ना, बीएड का एग्ज़ाम आपका है तो सबके लिए एक जैसे पेपर होगा, लेकिन जो ओपन एग्ज़ाम ये होते हैं इसमें ऐसा नहीं होता है, अलग अलग पेपर आता है सबके लिए, जब इच्छा हो तब दो। तो ये हमने देखा परीक्षा में लचीलापन क्या है। अब परीक्षा में जो लचीलापन है उसके लाभ क्या हैं या विशेषता कभी पूछ ले, तो पहला है इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली में छात्र को परीक्षा के प्रति तनाव नहीं रहता है, वे अपने अनुसार पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं। तो सेम वही है जैसे हमने एग्ज़ाम ऑन डिमांड किया था कि मांग पर लचीलेपन में क्या
तनाव नहीं बच्चे के ऊपर, बिल्कुल सरल नियम है कि भाई जब तुम्हारी इच्छा है तो पेपर देने आ जाओ, तो दबाव नहीं पड़ता बच्चे पर। अगला, परीक्षा के परिणामों को अतिशीघ्र घोषित किया जाता है, जिसके चलते बच्चों को अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो शीघ्र अतिशीघ्र परिणाम आ गए तो ज़्यादा बच्चे को जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। अगला, क्योंकि प्रत्येक छात्र की क्षमता, योग्यता, रुचि, अभिरुचि भिन्न भिन्न होती है, इसलिए पेपर भी उनके अनुसार ही बनता है तथा मूल्यांकन भी उनके अनुसार ही होता है। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग पेपर आता है, तो इसलिए उनके अनुसार, यानी बच्चों की रुचि क्षमता को हम महत्व दे रहे हैं। सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक रहे हैं कि नहीं सबके लिए ये पेपर आएगा। भाई अगर किसी की क्षमता कम है तो उसके लिए उस प्रकार का, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो उसके लिए उस प्रकार का पेपर बनता है। अगला, इस प्रकार की परीक्षा प्रणाली से छात्रों में असफल होने की संभावना कम हो जाती है। तो परीक्षा में लचीलापन है, व्यक्ति के अनुसार पेपर बन रहा है, मूल्यांकन भी उसके अनुसार हो रहा है, तो भाई असफल होने का जो भय है वो भी कम होता है, ज़्यादा डर नहीं रहता। अगला, इस प्रकार की परीक्षा से छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है, जिससे छात्रों का व्यक्तिगत विकास होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भाई मैं तो फेल नहीं होऊंगा, ठीक से करूंगा, तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो व्यक्तित्व का विकास होगा। ये पॉइंट मैंने बहुत बार आपको बताया कि जब भी कहीं लिखना हो ना कि व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है, तो आत्मविश्वास पैदा होते ही उसका व्यक्तित्व का विकास होगा। पॉइंट बढ़ाने का तरीका होता है कि व्यक्ति में आत्मविश्वास पैदा होता है, व्यक्ति में सामाजिक मूल्य के प्रति जागरूकता बढ़ती है, व्यक्ति में नैतिक मूल्य विकसित होते हैं। ये तो किसी भी चीज़ में लिख दोगे आप तो सब में खपेंगे ये पॉइंट है। यहाँ और दिख दिया मैंने, यह परीक्षा छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करती है, यह परीक्षा छात्र में सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता पैदा करती है। ये पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं 10-12 पॉइंट, ये कहीं भी चेप दो, सब पर लागू होंगे। भाई ऐसी कौन सी परीक्षा हमारे देश में जो बच्चों को नैतिक मूल्य नहीं सिखाती है, या बच्चे को ऐसी परीक्षा जो बच्चों को कह रही कि उसके बाद वो भ्रष्टाचारी बना देगा, उसको बलात्कारी बना देगा, ऐसी कोई एग्जाम है देश में? नहीं। हर एग्जाम नैतिक मूल्य तो विकास करेगा ही ना बच्चे में, हर एग्जाम बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करेगा, हर एग्जाम को उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना ही होगा, हर एग्जाम से वो सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य सीखेगा, हर एग्जाम से उसमें लोकतांत्रिक मूल्य आएंगे, हर एग्जाम से उसमें नैतिक मूल्य आएंगे। तो जब कभी कुछ ना आए लिखने को ना, तो यही पॉइंट चेपने हैं कि इससे व्यक्ति में सामाजिक मूल्य का विकास होता है, सांस्कृतिक मूल्य का विकास होता है, बौद्धिक मूल्य का विकास होता है, नैतिक मूल्य का विकास होता है। क्योंकि देश में ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसका उद्देश्य इनके विपरीत हो। हर एग्जाम का उद्देश्य ही एक सांस्कृतिक मूल्य विकसित हो, नैतिक मूल्य आए, सामाजिक मूल्य आए, लोकतांत्रिक मूल्य हो। बस ये मूल्य पता होने चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ मूल्य होते हैं, व्यक्ति का विकास होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। भाई ऐसा कोई एग्जाम है जो व्यक्ति का आत्मविश्वास घटाने के लिए होता है देश में? हर एग्जाम का उद्देश्य बढ़ाना ही होता है। तो जब कुछ ना आए समझ तो इन्हीं पॉइंट को लिख देना है। ये तरीका होता है किसी चीज़ को लिखने का। जब कुछ समझ ना आए ना तो ऐसे ही पॉइंट लिखने, मैंने लिखा भी यहाँ पर, ठीक है, ये कर देगा, वो कर देगा, ये कर देगा। तो हर एग्ज़ाम यही होता है। आई समझ? मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आ गई और उसकी विशेषता पूछ लिया, मान लीजिए चलो उसने, मुझे नहीं पता, जैसे कि कमरे में बैठकर एग्ज़ाम की खूबियाँ बताइए, मान लिया, तो क्या लिखोगे वहाँ पर? मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा समझ कि क्या होगा, तो ये लिख देने हैं कि कमरे में बैठकर व्यक्ति आत्मविश्वास बढ़ेगा, नैतिक मूल्य का विकास होगा, सामाजिक मूल्य बढ़ेंगे। ये चीप देने हैं, जहाँ कुछ समझना इन मूल्यों को डालो, सब लागू, मतलब क्योंकि कॉमन सी बात है ना भाई, एग्जाम का उद्देश्य है इन मूल्यों का विकास करना, तो कोई गलत थोड़ी नकार सकता है इनको कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बच्चे में नैतिक मूल्य नहीं, अनैतिक मूल्य का विकास होगा। भाई अनैतिक मूल्य के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं उसको। मुझे उम्मीद आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये भी आपने कर लिया है। अब एक सवाल और देखते हैं हम, अवलोकन विधि। यहाँ पर थी ना एक अवलोकन विधि थी इसमें, हाँ, अवलोकन विधि की अवधारणा, तो इसको भी देखते हैं थोड़ा। अवलोकन विधि का मतलब क्या है? देखो, अवलोकन विधि का सामान्य सा मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। ये मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, याद आ रहा आपको? जब मैं आपको मूल्यांकन के टूल पढ़ा रहा था तो 3 टूल आया था, पहला परीक्षा, दूसरा परीक्षण, तीसरा अवलोकन, चौथा क्वेश्चनियर, ऐसे करके 10-12 टूल पढ़ाए थे। उसमें आया था अवलोकन विधि, ठीक है, जहाँ बच्चा, मतलब टीचर बच्चे को देखता रहता है और बच्चा कुछ क्रियाकलाप करता रहता है और उसके आधार पर उसका मूल्यांकन करता है कि हाँ अच्छा है, बुरा है, क्या है। यह अवलोकन विधि कहलाती है। अवलोकन विधि हर क्षेत्र में अलग अलग हो सकती है। मान लिया मैं बच्चे के दृष्टिकोण से या पेपर के दृष्टिकोण से पढ़ा रहे हैं तो हम उस तरह से देखेंगे। मान लिया अवलोकन इसी प्रकार किसी अन्य क्षेत्र में हो, मान लिया कोई व्यक्ति एक मजदूर आदमी है और उसका जो ठेकेदार है उसका अवलोकन कर रहा है, तो फिर वो उसको काम के दृष्टिकोण से अवलोकन करेगा। हम पेपर के दृष्टिकोण से इसका अवलोकन पढ़ रहे हैं। आई समझ? अवलोकन मतलब इस चीज़ को देखना, लेकिन अवलोकन में अलग अलग होगा ना। मान लिया एक लड़का है, एक GF BF है, अब जो मान लीजिए BF है वो लड़की को अवलोकन कर रहा है, तो अब पढ़ने के लिए अवलोकन थोड़ी कर रहा है, उसका कितना ज्ञान है उसका अवलोकन कर रहा है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, मेरे लिए क्या करती है, ऐसा। तो भाई अवलोकन मतलब कंटेक्स्ट में बदलता रहता है, किस चीज़ का अवलोकन, किस संदर्भ में अवलोकन। तो हम पेपर के लिए अवलोकन कर रहे हैं, ये आपको याद रखना चीज़ों का, ठीक है। देखते हैं अवलोकन विधि का महत्व। ऑब्जर्वेशन मेथड, यह छात्रों के मूल्यांकन की एक महत्वपूर्ण विधि है
इस विधि के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार, कार्य, गतिविधियों, दिनचर्या आदि का मूल्यांकन करता है, उसे देखता है। अर्थात बच्चों के द्वारा की गई सभी प्रकार की क्रियाओं को देखते रहना और उसी आधार पर उनका मूल्यांकन करता रहता है। तो ठीक है, अवलोकन विधि कहते हैं। यह विधि छात्रों के मूल्यांकन की सबसे प्राचीन विधि है। इस विधि को निरीक्षण और परीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। तो छात्रों के अवलोकन की जो विधि है ना, वो सबसे प्राचीनतम गुरुकुल प्रणाली से विधि है। जब बच्चे बहुत प्राचीन काल में गुरुकुल में जाते थे पढ़ने के लिए, तो ये अवलोकन विधि ही होती थी उस टाइम पेपर जैसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था। बच्चे गुरु के ही संरक्षण में रहते थे, आश्रम में रहते थे, और गुरु उनको काम देता था, देखता रहता था चीज़ों को, और उसी आधार पर फिर उनका निरीक्षण करता रहता था, मूल्यांकन की, हाँ अच्छा है, बुरा है, राम ने इतनी सेवा की है, राम ने ये किया। तो इसी आधार पर तो उन्होंने जो भगवान राम आदि ने पढ़ा था, तो निरीक्षण अवलोकन विधि ही हुआ करती थी उस टाइम पर। ठीक है, गुरु के साथ में रहकर गुरु उनको देखता रहता था। तो इसलिए सबसे प्राचीन विधि है ये। जो आज हम परीक्षा प्रणाली है, ऑनलाइन परीक्षा है, ये तो आधुनिक विधियां हैं मूल्यांकन करने की। ये तो बहुत प्राचीन विधि है। ठीक है, पढ़ाया ना मैंने कि भाई मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां, टूल तरीके होते हैं, तो उसमें से एक विधि तो है अवलोकन। दोबारा पढ़ते हैं। यह छात्रों के मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि के माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों के व्यवहार, कार्य, दिनचर्या, गतिविधि आदि का मूल्यांकन करता है, उसे देखता है। अर्थात बच्चों के द्वारा की गई सभी प्रकार की क्रियाओं को देखता रहना और उसी आधार पर उनका मूल्यांकन करता रहता है। यह विधि छात्रों के मूल्यांकन की सबसे प्राचीन विधि है। इसलिए इस विधि को निरीक्षण और परीक्षण विधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में ऑब्जर्वेशन है, अंग्रेजी में निरीक्षण, हिंदी में कुछ भी शब्द हो सकता है। निरीक्षण है, परीक्षण है, अवलोकन है, देखना है, अंग्रेजी का ऑब्जर्वेशन शब्द होता है। तो आइए समझिए, ऑब्जर्व करना, किसी को देखना, इसकी कुछ महत्व या विशेषताएं जो भी कहें। पहली विशेषता है प्रत्यक्ष अध्ययन। इस विधि से एक शिक्षक छात्रों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करता है और इस आधार पर उसका मूल्यांकन करता है। प्रत्यक्ष अध्ययन मतलब सीधे देख रहा है, ये नहीं कर रहा है कि मतलब पेपर दे दिया फिर पेपर के आधार पर मूल्यांकन कर रहा है। नहीं, छात्र को डायरेक्टली देख रहा है। भाई छात्र काम कर रहा है और टीचर देख रहा है, इसलिए प्रत्यक्ष अध्ययन होता है इसमें। ठीक है, सीधे देखकर काम करता है बच्चों को, तो उसके आधार मूल्यांकन करता है कि हाँ राम अच्छा कर रहा है, श्याम बुरा कर रहा है, जो भी। विश्वसनीय विधि। जब बच्चे किसी गतिविधि या कार्य को शिक्षक के सामने ही करते हैं तो उस पर आसानी से विश्वास किया जा सकता है, अर्थात यह मूल्यांकन की एक विश्वसनीय विधि है। तो विश्वसनीय विधि कैसी है कि बच्चा टीचर के सामने ही कर रहा है, तो फिर विश्वास हो सकता है कि हाँ बच्चा ही कर रहा है। अब मान लिया तुमने पेपर दिया और पेपर में तो तुमने नकल करके पास हो गए, तो टीचर को कैसे भरोसा आए तुम पर कि हाँ तुमने अपने मन से चीज़ें लिखी हैं, तुम्हें इतना ज्ञान है ही नहीं, है ना, तो विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन ये तो टीचर के आंखों के सामने हो रहा है ना सब कुछ, तो विश्वास आसानी से हो सकता है, इसलिए विश्वसनीय विधि है। अगला सरल विधि है। यह छात्रों के मूल्यांकन की सबसे आसान विधि होती है, क्योंकि छात्र को सारे कार्य शिक्षक के सामने ही करने होते हैं और शिक्षक को भी पेपर नहीं बनाना पड़ता है। तो बिल्कुल सरल सी विधि है। मैं देखते देखते आपका मूल्यांकन कर दे रहा हूँ, मुझे अलग से समय नहीं निकालना पड़ रहा, अलग से पेपर नहीं बनाना पड़ रहा मूल्यांकन के लिए। बिल्कुल देखते देखते कह दे रहा हूँ कि हाँ बहुत अच्छा कर रहा है राम, सब बच्चों तो राम से सीखना चाहिए, वो देखो इस तरह कर रहा है, तुम भी उसको देख के करो। तो सरल विधि है। आ रहे ना पॉइंट समझ। अगला देखते हैं, शिक्षक छात्र अंतर संबंध। इस विधि से शिक्षक और छात्रों के अंतर संबंध बेहतर होते हैं, क्योंकि बच्चे शिक्षक के सामने ही क्रिया करते हैं और समस्या आने पर समाधान भी प्राप्त करते हैं। तो शिक्षक छात्र अंतर संबंध अच्छे होते हैं, क्योंकि सामने आसपास करके मतलब शिक्षक के संरक्षण में ही बच्चे सब कुछ करते हैं। अगला, विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। इस विधि से कहीं भी और किसी भी समय छात्रों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके लिए किसी विशेष स्थानीय समय की आवश्यकता नहीं होती है। तो जब मन करे बच्चे टीचर का, तब उनका निरीक्षण कर रहा है, सुबह सुबह कर रहा है, दिन में कर रहा है। अब मान लो उसको पेपर लेना होगा, तो पेपर के लिए तो एक निश्चित दिन निर्धारित करना होगा ना, कि बच्चे उस दिन आपका पेपर होगा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक। उसके लिए आपको अलग से दिन समय का निर्धारण करना है। इसके लिए कुछ आवश्यकता नहीं है, जब मन करे टीचर आपको देख ही रहा है कि हाँ ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है। तो ये भी इसकी विशेषता है। नवाचार को बढ़ावा देती है। यह विधि छात्रों में क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है, क्योंकि छात्र अपने से ही कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। तो बिल्कुल कुछ छात्र करने को दे दिया और छात्र लगे हुए हैं कुछ नया करने में, तो क्रिएटिविटी बनती है, कुछ नया सोचते हैं बच्चा कि हर ऐसा बना दो वैसा बना दो। क्रिया पर बल। यह विधि रटवाने की बजाय खुद करके सीखने पर बल देती है। तो खुद करके बच्चे कुछ कर रहे हैं तो खुद से कर रहे हैं, रटने चीज़ों को किताबी ज्ञान नहीं ले रहे, खुद करके सीख रहे हैं। सर्वांगीण विकास। इस विधि से छात्रों में बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास भी होता है।
तो विधि से बच्चा बौद्धिक विकास तो हो ही रहा, बुद्धि तो उनकी विकसित हो रही है, साथ ही साथ एक्टिविटीज़ करेंगे तो शारीरिक विकास भी होगा, मन का विकास भी होगा, पागल नहीं बनेंगे, आध्यात्मिक विकास भी होगा, सब कुछ होगा। छात्रों के व्यक्तित्व विकास में सहायक है। इस विधि से छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है जो उनके व्यक्तित्व विकास में सहायक होता है। ये जो इस प्रकार के पॉइंट होते हैं ना, इस हर एग्जाम मतलब हर मेथड में काम आएंगे। कोई भी एग्जाम में सर्वांगीण विकास होगा, छात्रों में व्यक्तित्व विकास होगा, नैतिक मूल्य का विकास होगा, सामाजिक मूल्य का विकास होगा, चारित्रिक मूल्य का विकास होगा। कुछ ना आए तो इन्हीं पॉइंट को चेपना होता है, ठीक है। क्योंकि हर एग्जाम में से भाई ये तो होगा ही ना, एग्जाम का उद्देश्य ही इन पर विकास करना है। तो नहीं है कि नैतिक मूल्य घटेंगे, शारीरिक विकास घटेगा, क्यों घटेगा भाई, सब कुछ बढ़ेगा, एग्जाम उसी लिए बनाया गया। तो ये भी आपने देख लिया है। तो 4 पॉइंट हमने देखे, मुझे उम्मीद है कि आपको चारों के चारों आज समझ आए होंगे। तो अभी इसके बाद देखो, इस 4 नंबर के सवाल हैं, इनमें से भाई भगवान से प्रार्थना करना कि चारों के चारों टपक जाए वहाँ पर, और कुछ और भी आया तो अपने मन से थोड़े बहुत लिख लेना। अभी 2-4 और दूंगा मैं, देखता हूँ कल तक किसके यहाँ, कल तक देता हूँ मैं, तो फिर उसको भी आप कर लेना। तो ये हो गया आपका सेकंड पेपर भी। एक 4 यूनिट रह गई थी, उसको भाई तुम्हें खुद ही करना था एग्ज़ाम, वो गणित वाला था, तो ये भी तुमने देख लिया, ठीक है। तो चलो करो मेहनत। जय हिंद।